हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम टू एसवी केमिस्ट्री। बच्चों, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये लॉज बच्चों जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सो बेटा, जो लॉज हैं वो 5 टाइप के हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्टों ने इन लॉज को दिया और इन लॉज के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस जो है वो प्रूव हुई। तो कैसे, एक एक करके हम लॉज को पढ़ते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लॉ है बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो बेटा लेवोसियर ने दिया था, और लेवोसियर के अकॉर्डिंग इन्होंने ये कहा कि जो मैटर है वो ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसका मीन्स ये हुआ कि जब भी कोई रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा, उस कंडीशन में जो रिएक्टेंट का टर्म है उसका जो मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। कैसे, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं इसे। तो बेटा यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एग्जाम्पल में हमने लिया सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और AgNO3 को हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, AgCl बनेगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा, सोडियम नाइट्रेट। इक्वेशन क्लियर हो गई। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये प्रूव करेंगे कि जो रिएक्टेंट का मास है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। यानी कि ना तो कुछ क्रिएट हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में, और ना ही कुछ क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, तो सिल्वर का मोलर मास 108 होता है, और NO3 का मोलर मास मिला करके इसका टोटल 170 ग्राम हो जाता है। कितना हो जाता है, 170 ग्राम। और सोडियम और क्लोरीन का 58.5 ग्राम हो जाता है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें 170 प्लस 58.5 ग्राम को, तो ये जो टोटल वैल्यू होती है बेटा ये आती है हमारी 228.5 ग्राम। ये रिएक्टेंट की साइड का मास हमने कैलकुलेट कर लिया। अब प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में Ag का 108 और Cl का 35.5, और ये टोटल बन गया 143.5, और सोडियम का 23 और नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन 3 है, तो 16 इंटू 3 ये हो गया 48, और ये टोटल जो हो जाएगा ये 85 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करें कि 143.5 प्लस 85 को ऐड कर दें, तो ये हमारा 228.5 ग्राम बन जाता है। तो इस इक्वेशन की हेल्प से ये प्रूव हो गया कि कोई भी केमिकल इक्वेशन हो रही हो, उसमें रिएक्टेंट रिएजेंट से रिएक्ट करके अगर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहा है, तो जो रिएक्टेंट के साइड का वेट होगा या मास होगा वो प्रोडक्ट के साइड के वेट या मास के इक्वल होगा। यानी कि रिएक्शन के प्रोडक्ट बनाने में ना तो कुछ भी मास क्रिएट हो रहा है और ना ही डिस्ट्रॉय हो रहा है। जितना रिएक्टेंट का है उतना ही प्रोडक्ट का है। अब हम करते हैं बेटा इस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, इस लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6.3 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम एसिटिक एसिड सोल्यूशन। CO2 formed is allowed to escape the weight of the solution. Left is 18 gram. What is the mass of CO2 formed? यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि 6.3 ग्राम हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, और उसको ऐड किया जा रहा है 15 ग्राम एसिटिक एसिड सोल्यूशन में। यानी कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये दिख रहा है हमें कि यहाँ पर इक्वेशन बन रही है, और हमें क्या है कि इस लॉ के क्वेश्चन करने के लिए इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें कि इक्वेशन बना लेते हैं, कौन किससे रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, वो एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन एसिटिक एसिड से करवा दी। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो क्या बनेगा, CH3COONA एसिटिक एसिड का साल्ट बनेगा, प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, वाटर बनेगा, और प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी। ये तो हो गई क्वेश्चन। अब अगेन हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 6.3 ग्राम NaHCO3, ये कितना है, 6.3 ग्राम है, ठीक है।
15 ग्राम एसिटिक एसिड में ऐड हो रहा है, हमने 15 ग्राम एसिटिक एसिड इसको ऐड कर लिया। CO2 फॉर्म्ड इज अलाउड टू स्केप। CO2 यहाँ पर क्या हो रही है, स्केप हो रही है। द वेट ऑफ द सोल्यूशन लेफ्ट इज 18 ग्राम। तो वेट ऑफ सोल्यूशन जो बचा वो क्या है, CH3COONA प्लस H2O की वैल्यू है कितनी, 18 ग्राम, जो कि लेफ्ट हो रही है। अब इसने ये पूछा है कि व्हाट इज द मास ऑफ CO2 फॉर्म्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा क्या करो कि 6.3 प्लस 15 इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि ये रिएक्टेंट की साइड है। इक्वल क्या होगा, प्रोडक्ट 18 प्लस, है ना, मास ऑफ CO2, क्योंकि इस लॉ में क्या होता है कि रिएक्टेंट का मास जो होता है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल हो जाता है। तो 6.3 और प्लस 15 ये कितना बन गया, 21.3 बन गया, दोनों को ऐड कर लिया। तो फिर यहाँ पर मास ऑफ CO2 हम फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ CO2 क्या हो जाएगा, 21.3 माइनस 18, और ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 3.3 ग्राम। क्लियर, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में इसने क्या पूछा था, कितना CO2 जो है यहाँ पर बन रहा है। तो बेटा यहाँ पर 3.3 ग्राम CO2 बनेगा। इस तरह से इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और इसके क्वेश्चन भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लॉ, इसका सेकंड लॉ, कि सेकंड लॉ क्या होता है इसका। तो सेकंड लॉ है बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर हम उसे कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का लॉ था बेटा, ये प्राउस्ट ने गिवन किया था। किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। और इस लॉ में इन्होंने ये बताया कि कोई भी कंपाउंड है वो कहीं से भी मिल रहा हो, कहीं से भी मिल रहा हो, यानी कि किसी भी सोर्स से मिल रहा हो, उसका जो मासेस ऑफ रेशियो है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया, यहां पर हमने बेटा ले लिया H2O। क्या ले लिया, H2O। अब देखो H2O हमें बेल से भी मिल सकता है, यानी कुएं का पानी। दूसरा H2O हमें RO से मिल सकता है। तीसरा H2O हमें कहां से मिल सकता है, लेक से भी मिल सकता है, यानी कहीं से भी हम इस पीने वाले पानी को ले सकते हैं। अब ये देखो कि यहाँ पर पानी के जो सोर्स हैं, यानी कि वाटर के जो सोर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं। एक पानी हमें वेल से मिल रहा है, एक आरओ से मिल रहा है, एक लेक से मिल रहा है। लेकिन अब अगर हम इसका मासेस ऑफ रेशियो चेक करें, मासेस ऑफ रेशियो अगर हम इसका चेक करते हैं, तो बेटा H2O का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 हाइड्रोजन के लिए मास कितना हो जाएगा, 2, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो इसका रेशियो जो आ जाएगा बेटा वो कितना आएगा, 1:8 इसका रेशियो आ जाएगा, जो कि क्या है, कांस्टेंट है ना, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स एंड देयर प्रोपोर्शन बाय मास इज कांस्टेंट। यानी कि कोई भी कंपाउंड है वो किसी भी सोर्स से अगर हमें मिल रहा है, तब भी उसका जो मासेस ऑफ रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एग्जांपल की हेल्प से ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। ड्रॉबैक्स हैं, ड्रॉबैक जो इसके हैं बेटे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉबैक इसके जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नीट, जेईई मेंस, इन सब में ड्रॉबैक से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, और क्लास 11th में मल्टीपल चॉइस में भी हमें मिल सकते हैं। तो फर्स्ट इसका जो ड्रॉबैक है बेटा वो है कि रिवर्स ऑफ दिस लॉ, रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड, यानी इस लॉ का जो रिवर्स है वो वैलिड नहीं होता। कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहां पर हमने ले लिया HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, और एक हमने ले लिया यहाँ पर C6H12O6 ग्लूकोज, ठीक है ना। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन अगर हम मास रेशियो निकालें तो HCO इन तीनों का ही मास रेशियो निकलेगा। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, ये क्या निकाल रहे हैं हम, मास रेशियो, है ना। और मास रेशियो में हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 2 है ना। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2। कार्बन का कितना हुआ, 12 हुआ, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, 16 हो गया। क्लियर हो गया। अब इसका मास रेशियो निकालो। यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है। कार्बन यहाँ पे कितने हैं, 6 हैं,
है ना। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, तो ये कितना हो जाएगा हाइड्रोजन का 12, क्योंकि 12 इंटू 1। कार्बन कितने हैं हमारे पास 6, तो 12 इंटू 6, और ऑक्सीजन का कितना है 6 है, तो 16 इंटू 6। ये इसका हमारा मास रेशियो हो गया। अब ये क्या बनेगा बेटा, इसका जो सिंपल रेशियो आएगा ये होगा 1:6:8। क्लियर। अगर यहाँ पर देखें तो ये क्या है 12 है, तो ये तो 12 हो गया, और 12 इंटू 6 कितना होता है 72 हो गया, और 16 इंटू 6 कितना होता है 96 हो गया। इसका अगर हम रेशियो सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आएगा बेटा 2:12:16, और फिर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आएगा 1:6:8। यानी कि इन दोनों ही कंपाउंड्स में हमें ये देखने को मिल रहा है कि जो इनका मास रेशियो है वो क्या है, सेम है ना। इनका मास रेशियो सेम है, बट कंडीशन ये है कि मास रेशियो सेम है तो सेम कंपाउंड भी होना चाहिए, है ना। लॉ ये कहता है कि जो भी कंपाउंड है हमारे पास वो चाहे किसी भी सोर्स से मिला हुआ हो, उसका जो मास रेशियो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां पर क्या है बेटा कि कंपाउंड हमारे डिफरेंट हैं, है ना, कंपाउंड हमारे डिफरेंट हैं, उनका मास रेशियो क्या है, सेम है। सो यहां पर रेशियो सेम है लेकिन कंपाउंड सेम नहीं है, तो रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड। यहां पर ये लॉ वैलिड नहीं रह जाता है। ड्रॉबैक क्लियर हो गया बेटा। जो इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक है, एक और इसका ड्रॉबैक है, वो क्या है वो भी हम एग्जांपल से समझते हैं। सेकंड ड्रॉबैक इसका ये था बेटा इस लॉ का कि आइसोटोप्स डज नॉट फॉलो दिस लॉ, डज नॉट फॉलो दिस लॉ। यानी कि आइसोटोप्स के टर्म में ये लॉ अप्लाई नहीं होता। कैसे, एग्जाम्पल जैसे कि हमने यहां पर H2O लिया और यहां पर हमने क्या ले लिया D2O, ये दोनों ही क्या है, वाटर है। तो इस H2O का जो रेशियो है वो कितना आएगा 1:8 आएगा, ठीक है ना। D2O में ड्यूटीरियम का मास कितना होता है 2, तो 4:2 कितना हुआ 16, है ना, और इसका रेशियो कितना आएगा 1:4। अब देखो यहां पर वाटर और ड्यूटीरियम दोनों ही क्या है, पानी है ना। तो सेम हमारे पास कंपाउंड है बट इसका मासेस क्या है, डिफरेंट है। अब जब सेम कंपाउंड है तो ये हमारे क्या है, आइसोटोप्स है ना। H2O और D2O क्या है, आइसोटोप्स हैं। तो आइसोटोप्स के केस में क्या है, मासेस ऑफ रेशियो जो है वो सेम नहीं है, इसलिए ये लॉ यहां पर अप्लाई नहीं होता। तो ये दो इसके क्या है, ड्रॉबैक हैं, जो कि आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के ड्रॉबैक क्या होते हैं। फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, रिवर्स ऑफ दिस लॉ इज नॉट वैलिड, यानी मासेस ऑफ रेशियो सेम है बट कंपाउंड सेम नहीं है। दूसरा आइसोटोप्स का केस है जिसमें वाटर सेम है, H2O और D2O। H2O क्या है, नॉर्मल वाटर, D2O क्या है, हैवी वाटर, इनके मासेस का रेशियो सेम नहीं है। क्लियर। अब हम करते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। यहाँ पर 1.4 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है जिसने कंटेन कर रखा है 0.4 ग्राम ऑक्सीजन। 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड कंटेन्स 2.5 ग्राम कैल्शियम, सो दैट दीज डाटा कंफर्म द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये जो डाटा गिवन है इस डाटा के बेस पे हमें ये कंफर्म करना है कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को प्रूव करता है या नहीं। तो यहाँ पे बेटा हमें मास दिया है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर दिया क्या है बेटा, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, और वो कितना है 1.4 ग्राम है। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। कंटेन्स 0.4 ग्राम ऑक्सीजन, यानी कि मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 0.4 ग्राम है। क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, जब मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड 1.4 ग्राम है और मास ऑफ ऑक्सीजन 0.4 ग्राम है, तो अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड के मास से ऑक्सीजन के मास को माइनस कर दें तो हमें कैल्शियम का मास कितना है वो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर बेटा मास ऑफ कैल्शियम पहले फाइंड कर लो। तो क्या करेंगे 1.4 माइनस 0.4 कर देंगे, तो ये जो वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी बेटा 1.0 ग्राम।
1.0 ग्राम। यानी कि यहाँ पर जो मास ऑफ कैल्शियम आया बेटा वो कितना हुआ, 1.0 ग्राम हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब हमें सभी के सेपरेट मास पता चल गए, कैल्शियम का भी, ऑक्सीजन का भी और कैल्शियम ऑक्साइड का। अब हमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो किसका निकालना है, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे रेशियो निकाल लो बेटा। तो यहाँ रेशियो इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे जो रेशियो होगा बेटा वो क्या होगा, किसका किसका निकालना है, कैल्शियम का और ऑक्सीजन का। तो कैल्शियम कितना हुआ यहाँ पे बेटा, कैल्शियम हमारा कितना है 1 है ना, 1.0 ग्राम और 1.0 ग्राम है। और ऑक्सीजन कितना है 0.4 ग्राम। तो जो यहाँ मास ऑफ रेशियो आया वो कितना है 1:0.4। अब यहाँ पर दूसरा डाटा गिवन है कि 3.5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कितना है 3.5 ग्राम है। कितना है 3.5 ग्राम। तो मास ऑफ कैल्शियम कितना है 2.5 ग्राम। अब यहाँ पर क्या है कि CaO का मास गिवन है और Ca का गिवन है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कैसे आएगा 3.5 माइनस 2.5 और यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 1.0 ग्राम क्या आ जाएगा, मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ मास ऑफ ऑक्सीजन जो आया बेटा वो कितना है 1.0 ग्राम आ गया। अब यहाँ से इसका रेशियो निकाल लो, क्योंकि हमें सब कुछ अलग अलग सेपरेटली पता चल गया। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का हमें क्या निकालना है, रेशियो। तो कैल्शियम का मास कितना है 2.5 है, तो ये 2.5 हो गया। ऑक्सीजन का कितना है 1.0 है ना। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 2.5 ये बन गया 1.0 और रेशियो 1 कितना बन गया 0.4। ठीक है ना। तो यहाँ पर बेटा डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से हमें क्या मिल रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा था और उसी के कंपोजिशन में हमें ये प्रूव करना था कि हमारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, जो कि हमने यहाँ पर क्या किया, प्रूव कर लिया। क्लियर हो गया बेटा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस जो है बेटा वो है गिवन बाय डाल्टन, है ना। ये लॉ किसने दिया, डाल्टन ने दिया। ये लॉ ये बताता है कि जब दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, जब दो एलिमेंट मिलकर एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दैट मीन्स दो या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं। तो पहले हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है ना। तो यहां पर हमने एग्जाम्पल लिया, एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन और एक एलिमेंट हमने ले लिया ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के एक तो वाटर बन सकता है ना। दूसरा क्या बन सकता है, H2O2 बन सकता है। ठीक है ना, दोनों ही बन सकते हैं बेटा। अब देखो यहाँ पे जो मास ऑफ हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है 2 ग्राम है। यहाँ पे जो मास ऑफ ऑक्सीजन है वो कितना है 16 ग्राम है। ध्यान से समझना, यहाँ पे क्या है, मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कितना है 2 ग्राम है और यहाँ पर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कितना है 32 ग्राम है। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, तो दोनों में हमने क्या किया कि सभी के मास हमने लिख लिए। अब क्या करो कि हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इन दोनों में से किसी एक के मास को क्या करो, फिक्स कर लो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ग्राम है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ग्राम है, तो हम क्या करें, इसके मास को फिक्स कर ले रहे हैं। और ऑक्सीजन का मास जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो रेशियो है बेटा वो हम निकालते हैं किसका, m मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर और मास ऑफ ऑक्सीजन ऑफ H2O2। ये किसके लिए हो गया, H2O के लिए, और ये किसके लिए हो गया, H2O2 के लिए। क्लियर हो गया। H2O में ऑक्सीजन का मास कितना था 16 ग्राम था, H2O2 में कितना था 32 ग्राम था। क्लियर। अब क्या होगा कि इनका रेशियो अगर हम देखें तो इसका रेशियो कितना आया 1:2 आया। कितना रेशियो आया 1:2। कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने क्या किया कि हाइड्रोजन एलिमेंट लिया, ऑक्सीजन एलिमेंट लिया, दो एलिमेंट लिए और उससे हमने क्या बनाए, एक से ज्यादा कंपाउंड यानी 2 कंपाउंड बनाए, है ना। H2O बनाया और H2O2। H2O में हमने हाइड्रोजन का मास लिख लिया 2 ग्राम, ऑक्सीजन का मास कितना 16 ग्राम। H2O2 में हमने हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम और ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम लिया। अब
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों में से हमें किसी एक का मास क्या करना है, फिक्स करना है। तो हाइड्रोजन का मास दोनों में इक्वल है, अगर इक्वल ना होता तो हमें इक्वल करना पड़ता। तो हाइड्रोजन का मास हमने क्या किया, फिक्स कर लिया, और ऑक्सीजन के मास से हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। तो वाटर का ऑक्सीजन का मास और H2O2 का ऑक्सीजन का मास, हमने दोनों का मास ले लिया। वाटर का 16 ग्राम, H2O2 का 32 ग्राम, और इनका रेशियो कितना है, 1:2। यानी कि जो दो एलिमेंट एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो एक के मास को फिक्स कर दो, जैसे कि हाइड्रोजन का किया। और जब एक के मास को फिक्स करोगे तो जो दूसरा है उसके मासेस का रेशियो जो होगा वो सिंपल होल नंबर में होगा। और ये लॉ हमसे क्या कहता है कि व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, यानी कि जब दो एलिमेंट मिल करके मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने स्मॉल होल नंबर में उनका रेशियो फाइंड कर लिया। तो प्रूव हो गया इस एग्जांपल से लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि जब हमने दो एलिमेंट लिए हैं और उन दो एलिमेंट से हमने क्या किया है, दो कंपाउंड बनाए हैं। दो कंपाउंड में फिर हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलग अलग मासेस लिखे हैं, एक मास को हमने फिक्स कर लिया और दूसरे के मास से हमने रेशियो निकाला, जो रेशियो क्या है, स्मॉल होल नंबर में है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल समझते हैं, ठीक है ना, उसकी हेल्प से और इजिली आपको समझ में आ जाएगा कि जो रेशियो आएगा वो सिंपल होल नंबर में होगा या नहीं। यहाँ पे बेटा जो हमने कंपाउंड लिया है उसमें N2O है, NO है, N2O3 है, N2O5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मास ऑफ नाइट्रोजन लिखेंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे। और वो रेशियो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर में अगर होगा तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, मास ऑफ नाइट्रोजन N कितने हैं, 2 है, तो कितना हो गया, ये 28 ग्राम हो गया। कितना हुआ, 28 ग्राम। यहाँ कितना हो गया, ये 14 हो गया। यहाँ पे N कितने हैं, 2 है, तो ये 28 हो गया। यहाँ पे कितने हैं, 2 है, तो ये कितना हो गया, 28। ये मास ऑफ नाइट्रोजन हमने लिख लिए। अब मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। सभी में मैं ग्राम नहीं लिख रहा हूँ, 16 ग्राम हो जाएगा। NO यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो ये कितना हो गया, 16 ग्राम हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो ये कितना हो गया, 16 × 3 हो गया, है ना। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का 16 होता है मास। यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 5, तो 16 × 5 हो गया। ठीक है ना। हमने क्या किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मास लिख लिए। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू लॉ इन दोनों में से किसी एक के मास को हमें फिक्स करना है। तो चलो यहाँ हम नाइट्रोजन के मास को फिक्स कर लेते हैं। तो फिक्स करने के लिए क्या करें कि यहाँ पर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये भी कितना हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा, हो जाएगा। तो नाइट्रोजन का मास हमने फिक्स कर लिया, सभी का कितना हो गया, 28 ग्राम हो गया। जब हम ऊपर का एग्जाम्पल कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि अगर किसी एक का मास फिक्स नहीं भी होगा पहले से तो हमें उसे फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के मास को हमने फिक्स करने के लिए क्या किया, NO को जो है 2 से, NO में जो नाइट्रोजन का मास है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब यहाँ नाइट्रोजन का मास हो गया बेटा फिक्स। तो जब यहाँ पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों को इक्वल करने के लिए। अब इतना होने के बाद नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया। अब जो मास ऑफ ऑक्सीजन है इसका रेशियो निकालेंगे हम, है ना। तो ये कितना हुआ, 16 है तो 1, और ये 16 × 2 है तो 2, ये 16 × 3 है तो 3, ये 16 × 5 है तो 5। ये है बेटा क्या, इसके सिंपल होल नंबर में रेशियो। ये क्या है बेटा, रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर है। यहाँ पर बेटा क्या हुआ कि मास ऑफ नाइट्रोजन हमने फिक्स कर लिया और मास ऑफ ऑक्सीजन से हमने क्या किया, इसका स्मॉल होल नंबर में रेशियो फाइंड कर लिया। और वो रेशियो जो है वो सिंपल रेशियो है ना। तो इस तरह से यहाँ पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है ये एग्जाम्पल। क्लियर हो गया। तो इन दोनों एग्जाम्पल की हेल्प से बेटा आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है उसमें अगर हम दो एलिमेंट लें, उन दो एलिमेंट से दो कंपाउंड बने या दो से ज्यादा कंपाउंड बन रहे हैं, ठीक है ना, तो किसी एक एलिमेंट का मास फिक्स करने पर दूसरे एलिमेंट के जो मास का रेशियो है वो स्मॉल होल नंबर में आता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फिक्स हो जाता है कि यहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। अब हम करते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है कि 1% हाइड्रोजन इन द 3 हाइड्रोकार्बन इज 7.7, 14.3 and 25 so that these data illustrate the law of multiple proportion। यानी कि यहां पर हमें मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, क्या गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन गिवन है, ठीक है ना, और मास ऑफ कार्बन
और हमें क्या निकालना है, रेशियो। यहाँ पे जो रेशियो निकालेंगे वो रेशियो किसका होगा बेटा, मास ऑफ कार्बन विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो रेशियो जो होगा वो किसका होगा, मास ऑफ कार्बन, मैं लिख देता हूं मास ऑफ कार्बन विच रिएक्ट विद 1 ग्राम हाइड्रोजन। परसेंट का मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम हो गया ना। सो कैसे होगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, 7.7 है, 14.3 है और 25 है, यही है ना। मास ऑफ कार्बन कितना होगा, परसेंट की बात कर रहा है तो 100 से क्या करो, 7.7 को माइनस कर दो तो कितना आएगा, 92.3। 100 से 14.3 माइनस होंगे तो कितना आएगा, 85.7। और 25 100 से माइनस होगा तो कितना आएगा, 75। अब यहाँ पे क्या करना है कि 92.3 को हम डिवाइड कर दें कितना, 7.7 से। 85.7 को हम डिवाइड कर दें किससे, 14.3 से। और 75 को डिवाइड कर दें किससे, 25 से। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये अप्रॉक्स आएगी 12 और ये अप्रॉक्स आएगी 6 और ये आएगी कितनी, 3, ठीक है ना। तो जो यहाँ पे बेटा रेशियो आया वो रेशियो हमारा क्या है, 12:6:3 और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1:3:6, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल रेशियो। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल होल नंबर रेशियो। यहाँ पे रेशियो बेटा क्या है, 1:3:6 और ये रेशियो ऑफ कार्बन है विच कंबाइंड विद 1 ग्राम हाइड्रोजन, जो कि किसमें है, सिंपल होल नंबर में है। तो इस क्वेश्चन के डाटे से ये प्रूव हो गया कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बेटा इसके कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये है, ड्रॉबैक्स जितने भी लॉज हैं हमारे सभी के ड्रॉबैक्स जो है बेटा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि दिस लॉ इज ओनली एप्लीकेबल सिंपल कंपाउंड एंड इनएप्लीकेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये लॉ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, जो हमारे सिंपल कंपाउंड है। अब हम पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट लॉ इसका, और नेक्स्ट लॉ जो है बेटा वो है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, है ना। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये लॉ गिवन किया था रिचर ने, और इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं सेम रेशियो ऑफ मास में, है ना, इन विच दे सेपरेटली कंबाइंड विद अ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट सी। यानी कि जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो क्या होता है ना। सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं, फिर हमें इसकी डेफिनेशन और अच्छे से समझ में आएगी। सपोज करो यहाँ पर बेटा हमने एक एलिमेंट लिया हाइड्रोजन, एक एलिमेंट लिया ऑक्सीजन और एक एलिमेंट हमने कार्बन ले लिया। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बन गया, H2O बन गया, ठीक। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर क्या बना, CH4 बन गया, और कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना, CO2 बन गया। अब ये तीनों जो है 3 एलिमेंट से मिलकर के बने, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इनके मास लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मास ऑफ जो कार्बन है वो कितना है, 12 है। यहाँ पे जो मास ऑफ हाइड्रोजन है वो कितना है बेटा, 4 है, ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ कार्बन कितना है, 12 ग्राम है। यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 ग्राम है, ठीक है। देख लिया, इसका भी मास लिख लेते हैं। यहाँ पे मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। इसमें मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 ग्राम है। सभी के हमने क्या किए, मास लिख लिए। अब हम क्या करें कि इन दोनों की बात करते हैं, है ना। सपोज करो कि ये A है और ये B है, तो मास ऑफ कार्बन 12 है, मास ऑफ कार्बन 12 है ना। तो किसी एक एलिमेंट का यानी कार्बन हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ये जो है इनमें से किसी एक जो दोनों में हो उसका मास क्या करो, फिक्स कर लो। तो कार्बन का मास यहाँ पर हम फिक्स कर लेते हैं, 12 इसका है और 12 इसका है। और बाकी जो दो बचे हैं उनका रेशियो निकाल लो। तो ये जो दो बचे हैं इनका रेशियो जो होगा बेटा वो कौन कौन से हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन बचा है और क्या बचा है, मास ऑफ ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 4 और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32, ठीक है ना। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 32 है। अब जो इसका रेशियो आएगा बेटा वो क्या होगा, 1:8 आएगा। ये इतना आ गया। अब क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में मिलकर के H2O बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर
अब हम क्या करें, फिर से मास का रेशियो निकालते हैं। तो मास ऑफ हाइड्रोजन रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, 16 है। तो इसका जो रेशियो आएगा बेटा वो कितना आएगा, 1:8, है ना। तो देखो ए और बी यानी कि CH4 और CO2 का जो रेशियो आया कितना, 1:8 है ना। तो ए और बी हो गया, ये 1:8 रेशियो आ रहा है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर के वाटर बनाया है, उसका भी रेशियो 1:8 आ रहा है। तो डेफिनेशन क्या कर रही है, अब डेफिनेशन समझ में अच्छे से आ जाएगी कि 2 एलिमेंट्स A एंड B वुड कंबाइन द सेम रेशियो। तो A एंड B वुड कंबाइन द सेम रेशियो of masses in which they separately combined with a fixed mass of third element C. fixed mass of third element C. यानी कि 3 एलिमेंट हमने लिए, उन 3 एलिमेंट से हमने कंपाउंड कितने बनाए, 3। उनमें से जो 2 एलिमेंट हैं उनका जो रेशियो है वो तीसरे कंपाउंड के रेशियो के क्या है, बराबर है। ठीक है ना, यानी कि इनका मास क्या है, फिक्स है। तो थर्ड लॉ आपको क्लियर हो गया। अब बेटा हमारा नेक्स्ट लॉ है गैलुसैक लॉ। ठीक है ना, कौन सा लॉ, गैलुसैक लॉ। और गैलुसैक लॉ बेटा हम 9th क्लास से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो गैलुसैक लॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लॉ क्या कहता है कि फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि दिस लॉ एप्लीकेबल गैसेस रिएक्शन ओनली। ये लॉ जो होता है वो सिर्फ गैसेस रिएक्शन के लिए होता है, अदर के लिए नहीं होता। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैस रिएक्ट विद वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टिंग गैसेस are in the ratio of small whole numbers provided the volumes are measured at the same temperature and pressure। ठीक है ना, और गैसेस जो होंगी वो आर आल्सो इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर में होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक गैस ए ली है और एक गैस बी ली है, इससे क्या बना, सी, है ना। और ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे है। अब देखो ये बेटा हमने क्या लिया है, वन स्टोकियोमेट्री है ए की और 2 स्टोकियोमेट्री है बी की, यानी कि 1 मोल ए है और 2 मोल कितना है बी। तो सपोज करो कि 1 मोल की वैल्यू 10 लीटर है, तो फिर 2 मोल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अब 10:20 का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, वो स्मॉल होल नंबर में कितना आएगा, 1:2 आएगा। तो गैलुसैक लॉ क्लियर हो गया कि यहाँ जो रेशियो निकलता है रिएक्टिंग गैसेस का वो स्मॉल होल नंबर में होता है। क्लियर हो गया। अब हम करते हैं बेटा गैलुसैक लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है 4NH3 + 5O2 gives out 4NO + 6H2O। If 27 liters of reactants are consumed, what volume of nitrogen monoxide is produced at the same temperature and pressure। यानी यहाँ पे ये कह रहा है कि एक इक्वेशन दी है 4NH3 + 5O2 जो कि बना क्या रही है, 4NO बना रही है प्लस 6H2O बना रही है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसका वॉल्यूम कितना है, 4 वॉल्यूम है, यानी कि ये 4 लीटर हो गया। ये 5 वॉल्यूम है तो यानी ये 5 लीटर हो गया। और ये 4 वॉल्यूम है तो ये कितना हो गया, 4 लीटर हो गया। इतना क्लियर हो गया। अब इसने कहा है कि इफ 27 लीटर ऑफ रिएक्टेंट्स आर कंज्यूम्ड, यानी रिएक्टेंट्स दोनों मिक्स करके, तो ये 4 + 5 कितना हो गया, दोनों का ये 9 लीटर हो गया ना। ये दोनों का क्या हुआ, हमने प्लस कर दिया तो ये 9 लीटर, यानी 9 लीटर से हमें 4 लीटर एनओ मिल रहा है। तो फिर बेटा 27 लीटर से हमें कितना एनओ मिलेगा ये फाइंड करना है। क्लियर। तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड यूज कर लें, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एनओ की वैल्यू हम निकालेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे होगा 27 × 4 डिवाइडेड बाई 9, है ना। तो 9 1 और 9 3 27 और ये हो गया 4 3 12 लीटर। यहाँ पर 12 लीटर नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो होगी वो प्रोड्यूस्ड होगी। क्वेश्चन बहुत इजी है, इजीली समझ में आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा हमारा एवोगैड्रो लॉ। ठीक है ना, एवोगैड्रो लॉ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या होता है एवोगैड्रो लॉ कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर्स ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस प्रेजेंट। यानी कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ मोल्स के होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ले लेते हैं कि ये हमारी 2H2 + O2 गिव्स आउट, यहाँ पे क्या बनेगा, 2H2O बन जाएगा। और ये सब किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में। ये सारे क्या है, गैसेस है हमारी। ठीक है। अब ये देखो ये कितना है, ये 2 मोल है। ये कितना है, ये 1 मोल है। ये कितना है, ये 2 मोल है। ठीक। तो बेटा जो एवोगैड्रो नंबर होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23। ये एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू होती है जो कि 1 मोल के
इक्वल होती है। तो ये क्या बनेगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये क्या बनेगा 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, ये क्या बनेगा 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, है ना। क्लियर हुआ। तो यहाँ जो रेशियो आया, यहाँ पे जो रेशियो आया, रेशियो ऑफ मोल्स, है ना, वो क्या हुआ 2:1:2, है ना। और लॉ क्या कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना। तो रेशियो यहाँ पर ये आ गया। अब एवोगैड्रो लॉ के बेटा है कुछ एप्लीकेशंस, है ना। क्या एप्लीकेशन है, तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अब एप्लीकेशन। फर्स्ट एप्लीकेशन है एवोगैड्रो लॉ का इन डिटरमाइनिंग the atomicity of elementary gas, atomicity of elementary gas। एक तो किसी भी गैस एलिमेंट्री गैस की हम एटॉमिसिटी यहां से फाइंड कर सकते हैं। और जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना। तो ये थे बेटा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के केमिकल लॉज, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस जो कि नीट और जेई एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना।